सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है लिपि चिन्ह। यदि आपने पिछले अध्याय को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप उन सभी से परिचित हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप सफर के अंत तक बने रहेंगे। लिपि चिन्ह, जैसा कि पिछले अध्याय में हम भाषा और लिपि से परिचित हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा का जो मूल रूप है वो उच्चरित है, यानी बोलने में है, और उसी को दृश्य रूप देने के लिए लिपि का विकास हुआ। यानी भाषा एक प्रकार से मौखिक रूप है और लिपि किसी भाव का लिखित रूप है। हर लिपि के कुछ लिपि चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता देखने को मिलती है वो है अर्थ की स्पष्टता के लिए। जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी में स्वरों और कुछ ध्वनियों के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। यानी आपने कुछ शब्दों में देखा होगा कि कुछ वर्ण पूरे प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ आधे। तो ये स्पष्टीकरण कैसे किया जाए कि हमें आधा वर्ण प्रयोग में लाना है या पूरा वर्ण। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों की आवश्यकता हमें एक भाषा के लिखित रूप में होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिपि चिन्ह की जो आवश्यकता है वो एक भाषा में एक भाव के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए होती है। दूसरी आवश्यकता है भाव बोध को सुबोध बनाने के लिए। हर विचार को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करना पड़ता है और लिपि में लिपि चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है। तो एक भाव को सुबोध बनाने के लिए, यानी कि उसको और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, वो भी लिखित रूप में, हमें लिपि चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अगली आवश्यकता जो देखने को मिलती है वो है लेखन कार्य को सरल बनाने के लिए। तो कोई भी लेखक जब किसी भाव को लिखित रूप में प्रकट करता है तो उस भाव के स्पष्टीकरण के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए लेखक को कुछ शब्दों पे ठहराव की जरूरत है, कुछ शब्दों पे जोर देने की जरूरत है, या कुछ शब्दों को दोहराने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं लेखन कार्य में देखने को मिलती है, जो कि एक लेखन कार्य को सरल बनाती है, और वो सरल बनाने का कार्य लिपि चिन्ह करते हैं। आइए अब हम लिपि चिन्ह के प्रकार देखते हैं। लिपि चिन्ह के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला विराम चिन्ह और दूसरा विरामेतर चिन्ह। आगे आप पढ़ेंगे कि कुछ लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिसमें ठहराव की जरूरत होती है। हो सकता है वो ठहराव कुछ समय का हो या ज्यादा समय का हो, उनमें रुकने की जरूरत होती है, यानी एक विराम लेने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिसमें विराम यानी ठहराव की जरूरत नहीं होती, परंतु लेखन कार्य में किसी भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के लिपि चिन्ह विरामेतर चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और ठहरने के लिए लेखन कार्य में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए। एक वाक्य शब्दों से बनता है और हर शब्द में एक भाव, एक विचार छिपा होता है। तो वो किस प्रकार पूरे वाक्य से संबंधित है यह स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए, या हो सकता है एक वाक्य को अगर हम भिन्न भिन्न भागों में बांटे, जैसे एक वाक्य के उपवाक्य बना दिए जाए या वाक्यांश बना दिए जाए, तो वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है उसको स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए। और कुछ शब्दों के बाद किसी विचार या भाव पर जोर देने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं, ऐसे सभी चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मंतव्य के बारे में। मंतव्य एक शब्द है जिसका अर्थ है मत, विचार या मन में आया कोई ख्याल। यानी हर लेखन कार्य में कोई ना कोई विचार, मत या मन में आया कोई ख्याल ही व्यक्त किया जाता है। उसी भाव, विचार या मत को मंतव्य कहते हैं। तो जब किसी एक मंतव्य के अर्थ को व्यक्त करने के बाद हम किसी दूसरे मंतव्य को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम बीच में हमेशा रुकते हैं, ठहरते हैं, एक प्रकार का विराम लेते हैं, और उसी ठहराव को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि श्रोता या पाठक हर एक मंतव्य को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझ सके। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह
कौन कौन से हैं, उन सभी के प्रकार के बारे में। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसका उपयोग कब किया जाता है? किसी भी कथन के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसे खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक सीधी रेखा के रूप में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो कथन के समाप्त होने पर हमने पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया है। आगे जिन विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे वो एक वाक्य के बीच में किसी ठहराव को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो किसी कथन के पूरा होने पर ही प्रयोग में लाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अर्ध विराम चिन्ह के बारे में, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है, यानी एक बिंदु के नीचे कोमा। अब इसका उपयोग कब करते हैं? जब एक बड़े वाक्य में उपवाक्यों के बीच विराम देने की जरूरत होती है, उस वक्त अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपको पता है वाक्य के कई प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यदि वाक्य बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे वाक्यांश या उपवाक्य बनते हैं, तो उन उपवाक्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए उनके बीच अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक पूरा वाक्य लिखा गया है कि कई दिनों से बारिश होती ही जा रही है, यानी फसल खराब हो सकती है। तो यह एक बड़ा वाक्य है जिसमें दो उपवाक्य शामिल हैं। पहला है कई दिनों से बारिश होती ही जा रही है, और दूसरा उपवाक्य है फसल खराब हो सकती है। तो यहाँ जो योजक शब्द है यानी, उससे पहले हमें अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि दोनों उपवाक्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके और उनके बीच में ठहराव को या विराम को दर्शाया जा सके। अर्ध विराम चिन्ह का जो दूसरा उपयोग देखने को मिलता है वो है योजक शब्दों से पहले। ये माफ कीजिए, ये योजक चिन्ह नहीं, योजक शब्द है। योजक शब्दों से पहले भी अर्ध विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, और योजक शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे किंतु, परंतु, अर्थात, जैसे, वरन, क्योंकि, इसलिए इत्यादि। जो इस प्रकार के योजक शब्द होते हैं, इनसे पहले भी अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो एक बड़े वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो इनसे पहले अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, जिसे कोमा से दर्शाया जाता है। इसे कब उपयोग में लाया जाता है? शब्दों के बाद या बहुत छोटे उपवाक्यों के बाद अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग हमने देखा उपवाक्यों के बाद किया जाता है, उसी प्रकार अल्प विराम चिन्ह का उपयोग बहुत छोटे वाक्यों या कह सकते हैं कि शब्दों के बाद किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक वाक्य है, राम, श्याम, मोहन और परम खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हमें विराम देने की जरूरत है, और वो शब्द है राम, श्याम। इसीलिए इन शब्दों के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। तो इस वाक्य में 3 उपवाक्य हैं, आखिरी 2 उपवाक्य योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, परंतु जो पहले 2 उपवाक्य हैं उनके बीच विराम देने की जरूरत है, और उस विराम को ही हमने अल्प विराम चिन्ह से दर्शाया है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें सबसे ज्यादा विराम देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा ठहराव देने की जरूरत है। उससे थोड़ा सा कम हमें अर्ध विराम चिन्ह में विराम देने की जरूरत होती है, यानी ठहरने की जरूरत होती है। और अल्प विराम चिन्ह में जो ठहराव देने की जरूरत होती है उसका समय सबसे कम होता है, सबसे अल्प होता है। अगला लिपि चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस लिपि चिन्ह से आप सभी परिचित होंगे ही। इसका उपयोग कब किया जाता है? किसी भी प्रश्न के बाद, यानी जैसे हमने अभी थोड़े समय पहले मंतव्य शब्द की बात की है, किसी एक मंतव्य में यदि प्रश्न का भाव है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे मंतव्य के बाद हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए,
आप क्यों जा रहे हो। ये एक ऐसा भाव है, ऐसा मंतव्य है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। किंतु ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं जहां पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते, फिर भी प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उसका कारण यही है कि उन वाक्यों में जो मंतव्य है, जो विचार है, वो प्रश्नवाचक होता है, यानी प्रश्न के रूप में व्यक्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कल तक काम हो जाएगा, तो इसमें जो भाव स्पष्ट हो रहा है वो एक प्रश्न का ही है कि कल तक काम हो जाएगा। हालांकि इस वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसका इत्यादि। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, परंतु इस वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं है, फिर भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है, क्योंकि जो मंतव्य, जो भाव इससे प्रकट हो रहा है वो एक प्रश्न का ही हो रहा है। अगला लिपि चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं? किसी भी प्रकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी यदि किसी भाव को दर्शाना हो, भाव से तात्पर्य है जैसे किसी प्रकार की घृणा, डर, दुख, उल्लास, क्रोध, प्रेम या किसी प्रकार की शुभ कामना, ये सभी भाव यदि अभिव्यक्त करने हैं एक वाक्य में, उस समय हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला वाक्य है हाय यह क्या हो गया। तो इस वाक्य में किस प्रकार का भाव दर्शाया गया है? दुख का। जबकि दूसरा जो वाक्य है बधाई हो, इस प्रकार का वाक्य खुशी या शुभ कामना को दर्शाता है। तो दोनों ही वाक्य किसी न किसी प्रकार के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया। एक चीज ध्यान रखिए कि यह जरूरी नहीं है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह केवल वाक्य के बीच में ही प्रयोग में लाया जाता है। यदि पूरा वाक्य एक भाव को व्यक्त कर रहा है, तब भी हम उसके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है बधाई हो। यह एक सरल वाक्य है। यह वाक्य एक भाव को दर्शा रहा है, भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग संबोधन चिन्ह के रूप में भी किया जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी भाव को दर्शाने में ही इस चिन्ह का उपयोग किया जाए, किसी को संबोधित करने के लिए भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सुनो मित्रों। यदि इस प्रकार से कुछ कहा जाए तो हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही उपयोग करेंगे, परंतु संबोधन चिन्ह के रूप में। अगला लिपि चिन्ह है अपूर्ण विराम चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है दो बिंदुओं के द्वारा। अब इसका उपयोग कब करते हैं? जब एक मंतव्य के एक से अधिक भाग होते हैं, तब उस मंतव्य के पूर्व भाग के बाद अपूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मंतव्य मतलब एक प्रकार का मत, विचार या मन में आया कोई ख्याल। हो सकता है कि वो एक सरल वाक्य ना होके एक बड़ा वाक्य हो जिसमें कुछ उपवाक्य शामिल हो। तो ऐसे मंतव्य यानी ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए अपूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि पूरे मंतव्य में एक भाग दूसरे भाग पर आश्रित होता है, या कह सकते हैं एक भाग दूसरे भाग की स्पष्टीकरण देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है। क्या धर्म है? अपने विद्यार्थियों का विकास। अब ये पूरा वाक्य एक ही मंतव्य को दर्शा रहा है, लेकिन जो दूसरा भाग है अपने विद्यार्थियों का विकास, यह पहले उपवाक्य को स्पष्ट करता है, यानी उसे पूरा करता है।
अब हम पढ़ते हैं विरामेतर चिन्हों के बारे में। विरामेतर चिन्ह से हम पहले भी परिचित हो चुके हैं, यानी ऐसे लिपि चिन्ह जिन पर किसी ठहराव या विराम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु लेखन कार्य को सरल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उनमें से सबसे पहला जो लिपि चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसका उपयोग कब करते हैं? दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी यदि आपको दो शब्दों को जोड़कर लिखना है, यानी एक साथ प्रस्तुत करना है, तो उनके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। दूसरा प्रयोग है इसका, एक ही संज्ञा जब दो बार प्रयुक्त हो तब भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, माता पिता। दरअसल ये माता और पिता को दर्शा रहा है, लेकिन और के स्थान पर योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से और लुप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, गांव गांव। इसमें एक ही संज्ञा है गांव, जिसको दो बार प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए इन दोनों संज्ञा शब्दों को दर्शाने के लिए उनके बीच योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी जब एक ही शब्द को दो बार लिखना हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला लिपि चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब आप कहेंगे कि योजक चिन्ह भी इसी प्रकार दर्शाया जाता है, तो इन दोनों में यह अंतर है कि निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? किसी भी कथन की स्पष्टता के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी भाव को यदि स्पष्ट रूप से दर्शाना हो, स्पष्ट रूप से हम तभी दर्शा पाते हैं जब हम उसका उदाहरण दे सकें। तो अधिकतर जो निर्देशक चिन्ह है वो उदाहरण देते समय प्रयोग में लाया जाता है। निर्देशक चिन्ह को संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कक्षा में अनेक विद्यार्थी थे। अब इस कथन की स्पष्टीकरण के लिए उन विद्यार्थियों को यदि दर्शा दिया जाए लेखन में, तो कथन अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो कक्षा में अनेक विद्यार्थी थे, यह खुद में ही एक वाक्य है, परंतु यह स्पष्ट तब होता है जब वो विद्यार्थी भी उदाहरण के रूप में लिखे जाए। इसीलिए यहाँ निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। यानी इस निर्देशक चिन्ह ने उदाहरण के तौर पर वाक्यांश को प्रतिस्थापित किया। यानी हमें उदाहरण के तौर पर नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करके हमने उन विद्यार्थियों के बारे में बता दिया कि वो थे पावन, कुमार, सुशील आदि। जैसे इसी प्रकार से एक और उदाहरण हो सकता है कि बगीचे में कई प्रकार के फूल थे। हालांकि वाक्य पूरा हो चुका है, लेकिन यदि ये फूल के प्रकार बता दिए जाए, उसको स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए हम निर्देशक चिन्ह लगाकर उन फूलों का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली इत्यादि। अगला है विवरण चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिसमें दो बिंदु और एक योजक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? किसी भी वाक्यांश में जानकारी या सूचना या किसी प्रकार के विवरण को दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी एक कथन के विस्तार के लिए हम कह सकते हैं कि विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, निम्नलिखित नियमों का पालन करें। यह वाक्य एक प्रकार से किसी सूचना को दर्शा रहा है, जिसके विवरण के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमने विवरण चिन्ह का उपयोग किया। अगला लिपि चिन्ह है लाघव चिन्ह, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है, एक छोटे शून्य के रूप में। अब इसका उपयोग कब करते हैं? किसी बड़े शब्द को जब छोटे रूप में लिखना हो तब लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कह सकते हैं, जब एक शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो उसकी संक्षिप्तीकरण के लिए, उसे और छोटा रूप देने के लिए हम लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर एक शब्द है, परंतु यदि हम डॉक्टर नहीं लिखे तो उसको और छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए डॉ लिखकर लाघव चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर को ही दर्शाता है। इसी प्रकार पंडित शब्द के स्थान पर हम पन लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगला चिन्ह है लोप या वर्जन चिन्ह,
जिसे 3 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? यदि किसी वाक्य या अनुच्छेद में कुछ छोड़कर लिखना हो तो उस समय लोप या वर्जन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, चलो वरना, अब ये वाक्य तो पूरा नहीं है, परंतु वरना के बाद हमें नहीं लिखना, तो जो अंश हमें नहीं लिखना उसके स्थान पर 3 बिंदुओं का यानी लोप चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने कहा कि, आगे हमने लोप चिन्ह का प्रयोग किया है, बताया नहीं कि उसने क्या कहा, तो यानी एक प्रकार से जो वाक्य का पूर्ण स्पष्टीकरण था वो हमने छुपा दिया, यानी लोप हो गया। वो स्पष्टीकरण पूर्ण ना होके छुप गया यानी लोप हो गया, इसीलिए इसे लोप चिन्ह कहा जाता है। अगला चिन्ह है अनुवृत्ति चिन्ह, जिसे 2 कोमा से दर्शाया जाता है। अब इसका उपयोग कब करते हैं? जब किसी वाक्य या शब्द को नीचे भी आवृत्ति करनी हो। नीचे भी आवृत्ति करनी होगा तात्पर्य है कि उसे फिर से लिखना हो, रिपीट करना हो, तब हम अनुवृत्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमें बहुत सारे नाम लिखने हैं, श्रीमान आदित्य, श्रीमान मोहन या श्रीमान सोहन, तो बार बार श्रीमान लिखने की बजाय हम श्रीमान के नीचे अनुवृत्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं, ताकि हमें इस शब्द को बार बार ना लिखना पड़े और इस चिन्ह के द्वारा इसकी आवृत्ति को दर्शाया जा सके। अगला चिन्ह है विकल्प चिन्ह, जिसे तिर्यक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं? जब कई विकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करना हो तब विकल्प चिन्ह का उपयोग किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जब कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना हो तो भी हम विकल्प चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, चाय, कॉफी, दूध में से क्या लेंगे? अब ये 3 शब्द हैं, 3 विकल्प हैं, 3 विकल्पों में से एक को चुनना हो या तीनों विकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करना हो, इसीलिए हमने विकल्प चिन्ह का उपयोग किया है। अगला लिपि चिन्ह है एकल अवतरण चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, एक सीधा कोमा, एक उल्टा कोमा। इसका उपयोग कब करते हैं? किसी शब्द या वाक्यांश को एक विशिष्ट अर्थ देने के लिए एकल अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एक वाक्य में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन शब्दों में से भी कुछ शब्दों पर विशेष बल देने की जरूरत हो या किसी एक वाक्यांश पर विशेष बल देने की जरूरत हो, क्योंकि वह एक अलग भाव या अर्थ को स्पष्ट करता है। इसीलिए ऐसे शब्द या वाक्यांश को अलग से अर्थ या विशेष अर्थ देने के लिए हम एकल अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, रामचरितमानस एक अद्भुत रचना है। इसमें जो रामचरितमानस शब्द है उस पर अधिक बल देने की जरूरत है, इसीलिए इस शब्द पर हमने एकल अवतरण चिन्ह का उपयोग किया। अगला लिपि चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी एक प्रकार से एकल अवतरण चिन्ह को 2 बार लिख दिया, 2 बार सीधा कोमा, 2 बार उल्टा कोमा। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों यानी एज इट इज, जैसा बोला वैसा ही प्रस्तुत करना हो, तब हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सोहन ने कहा मैं कल आऊंगा, तो उसने जैसा बोला वैसा ही लिखा गया है कि मैं कल आऊंगा, इसीलिए इस उपवाक्य को या इस वाक्यांश को हमने उद्धरण चिन्ह से दर्शाया है। अगला लिपि चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह, जिसको इस प्रकार दर्शाया जाता है और इसका उपयोग कब करते हैं? किसी भी कठिन शब्द या कथन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार, ऐसा कोई वाक्य शुरू हुआ है, यदि 2021 नहीं लिखा जाता तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल प्रकाशित होता है, तो एक प्रकार से जो वाक्य लिखा गया है वो स्पष्ट रूप से भाव को प्रकट नहीं कर रहा, यानी कह सकते हैं कि एक कथन के अर्थ को और अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए
कोष्टक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यानी लेखन कार्य में दर्शाई गई जानकारी के अलावा उनमें छुपी हुई जानकारी को भी यदि प्रदर्शित करना हो तो वो कोष्ठक में लिखकर बताई जा सकती है। यानी एक लिखित कथन में यदि अधिक सूचना या अधिक जानकारी देनी हो तो उसे कोष्ठक में लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। अब कोष्ठक चिन्ह के 3 प्रकार होते हैं। पहला लघु कोष्ठक, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। दूसरा मध्यम कोष्ठक, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। और तीसरा दीर्घ कोष्ठक, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। अगला लिपि चिन्ह है त्रुटि चिन्ह, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी उल्टे एरो के रूप में। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? जब किसी शब्द या वाक्यांश को लिखते समय भूल जाते हैं और बाद में उसे लिखना चाहते हैं, तब उसे बाद में लिखने के लिए हम त्रुटि चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मुझे लिखना है कि मैदान में बच्चे खेल रहे, पर मैं खेल शब्द लिखना भूल गई, तो मैं बच्चे के बाद त्रुटि चिन्ह का उपयोग करके उसके ऊपर खेल लिख रही हूँ ताकि ये पूरा वाक्य बन सके। तो त्रुटि चिन्ह का उपयोग किसी भूले गए शब्द को या वाक्यांश को लिखने के लिए किया जाता है। इसे स्मरण, हंसपद या काकपद चिन्ह भी कहा जाता है। अगला लिपि चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका उपयोग कब करते हैं? जब किसी खास वर्ण, शब्द, वाक्यांश या वाक्य पर पाठक का ध्यान आकर्षित करना हो, तब रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी एक वाक्य में यदि कुछ शब्द या वाक्यांश जिस पर पाठक का ध्यान अधिक आकर्षित करने की जरूरत है, ऐसे शब्दों या वाक्यांश को रेखांकन चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह 90 वर्षों तक चला। तो पाठक का ध्यान 90 वर्षों पर दर्शाने के लिए इसके नीचे रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो आइए देखें आज हमने क्या सीखा। पहला, विराम चिन्ह और विरामेतर चिन्ह के बारे में। दूसरा, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम चिन्ह के बारे में, उनके बीच में क्या अंतर है। तीसरा, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। चौथा, योजक, निर्देशक, विवरण, लाघव, लोप, अनुवृत्ति, विकल्प, एकल अवतरण और उद्धरण चिन्ह। और आखिरी, कोष्ठक, त्रुटि और रेखांकन चिन्ह। आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम वर्ण विचार को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।